आ रही है ना अच्छे से? जी हाँ, आज अपन पढ़ने वाले हैं डे 2 की। जो हमने क्वेश्चंस दिए थे आपने होमवर्क में, सबने बनाए? आपने जो क्वेश्चन दिए थे वो सबने बना लिए? जल्दी से मुझे बता दीजिए। ठीक है, होमवर्क में जो क्वेश्चन दिए थे वो सबने बना लिए होंगे, और नहीं बनाए हैं तो कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ कि कैसे करना है। तो ये पहला क्वेश्चन था, ठीक है? तो ये पहला क्वेश्चन है आपके सामने, और ये पहला क्वेश्चन किस तरह से है जरा देखिएगा। कि आयत की लंबाई में 25% की कमी हो गई और चौड़ाई में 50% की वृद्धि हो गई है। अब आप लोग मुझे बताइए कि आयत की लंबाई और चौड़ाई आ रही है यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा केस लगेगा? तो क्या मैं ये कह सकता हूँ कि ये सक्सेसिव केस है? पहले तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि आपको सक्सेसिव केस के बारे में पता होना चाहिए, क्योंकि मैंने आपको सक्सेसिव केस के बारे में सब कुछ बताया है, और हर एक चीज मैं आपको क्लियर कर रहा हूँ पहले से ही। तो यहाँ पर मैंने ये बता दिया आपको कि ये केस सक्सेसिव केस है ना? तो यहाँ पर ये बोला गया है कि 25% की कमी हो गई लेंथ में, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 4 से 3 हो गया? 25% की कमी यानी कि 4 से 3 हो गई, यानी कि लेंथ जो है वो 4 से 3 हो गई है। आपकी जो विड्थ है वो 50% बढ़ गई, यानी कि विड्थ क्या हो गई? 2 से आपकी 3 हो गई। विड्थ आपकी 2 से 3 हो गई। अब आप लोग देखिए, जो एरिया होगा, जो एरिया पैरामीटर होगा, वो किस पे डिपेंड करता है? एरिया पैरामीटर आपका डिपेंड करता है लंबाई इंटू चौड़ाई पर। यानी कि पहले आपकी एरिया 8 था, और अब एरिया आपका कितना हो गया? 9 हो गया। यानी कि आपका जो एरिया है वो कितना बढ़ गया? एक रेशो बढ़ गया। किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है? एक रेशो जो आपका एरिया बढ़ा है वो किसके रेस्पेक्ट में बढ़ा है? 8 की रेस्पेक्ट में। यानी कि पहले 8 था, अब 9 हो गया। यानी कि नीचे क्या आएगा? आपका 8 निकल कर आएगा इंटू 100, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 12.5% आ जाएगा। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को कोई परेशानी? यानी कि आप इसका जवाब दे देंगे 12.5%। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेम तरीके से करना है। अब इसमें भी सक्सेसिव केस लगेगा। भैया आप क्वेश्चन को पढ़ के ही पहचान जाओगे कि ये सक्सेसिव केस है। जी बिल्कुल है। ठीक है, अब आप लोग मुझे बताइए कि आयत की लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई। अब लंबाई में 40% का मतलब 5 से 7 हो गया। 5 से 7 हो गया ना? कॉमन सेंस क्लियर है ना आपका कि 5 to 7 होगा? सिंपल सा लॉजिक है। चलिए, अब चौड़ाई का आपको पता है क्या? क्या चौड़ाई के बारे में आपको कुछ पता है क्या? नहीं पता, कुछ भी नहीं पता। तो आप क्या मान लीजिए, एक्स से वाई हो गया, मान लो। तो नीचे डंडा आ गया, यानी कि आपका नीचे दूसरा पोर्शन आ गया। ये क्या डिनोट करता है? कि आपका लेंथ इंटू विड्थ से जो आपका एरिया बन रहा है वो लाइन के नीचे होगा। एरिया आपका 80% बढ़ जाता है। 80% क्या होता है? 4/5। यानी कि अगर आपका एरिया पहले 5 था तो अब 9 हो जाएगा। आपका जो एरिया पहले 5 था वो 9 हो जाएगा, क्योंकि आपका जो एरिया है वो 80% बढ़ गया। और जो अगर 5 पहले था तो 4 और बढ़ गया तो 9 हो गया। यहाँ ये कंडीशन है। अब जब सक्सेसिव केस मैंने आपको बताया था, तो क्या मैं ऊपर लाइन के ऊपर वालों को तो मैं क्रॉस काट सकता हूँ, और लाइन के नीचे वालों को मैं वर्टिकल काट सकता हूँ। यानी कि 5 से 5 कट गया, यानी कि 9 के नीचे 7 आ जाएगा। तो क्या एक्स और वाई का रेशो मैं निकालू तो कितना हो जाएगा? 7:9 हो जाएगा। एक्स और वाई का रेशो 7:9 हो गया। बस यही तो रेशो आ गया। यहाँ पर कितना चौड़ाई कितना हो रही है? चौड़ाई 2 इंक्रीज हो रही है। किसके रेस्पेक्ट में? किसके रेस्पेक्ट में? 7 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100। तो यहाँ पर आपका आंसर आ गया 28.56। ये आप जानते हैं, क्योंकि 2/7 आपका क्या होता है? 28.56 होता है। क्लियर है सबको? सबको समझ में आया? वेरी गुड। आपको हाँ मेथड बता दो फिर से। मनदीप सिंह, आपने मेरी फर्स्ट क्लास देखी है क्या? देखो, जो लोग नए स्टूडेंट हैं, जो भी न्यू स्टूडेंट हैं, प्लीज वॉच डे 1। यानी कि डे 1 से वो देखें। ठीक है, डे 1 से देखोगे तो ये डाउट नहीं रहेगा, और डाउट नहीं रहेगा तो आपको सारी चीजें समझ में आएंगी, है ना? जो भी न्यू स्टूडेंट है वो डे 1 से देखें। ठीक है, क्लियर है? हाँ, चलिए। तो सबको सबको समझ में आ जाएगा, क्योंकि देखो ये 9/7 आया ना, तो 7 इधर चला जाएगा तो रेशो 7:9 बनेगा। 7:9 बनेगा। ठीक है, क्लियर है? सबको समझ में आ गया? आपको सबको समझ में आ चुका होगा। अगर नहीं आया मैं दोबारा से इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, अगर कोई दिक्कत आई हो तो। देखो दोस्तों, सिंपल सा एक लॉजिक मैंने आपको बताया कि लंबाई में 40% की वृद्धि हो गई। 40% क्या होता है? हम जानते हैं ये 2/5 होता है। यानी कि जो लंबाई थी आपकी वो 5 से कितनी हो जाएगी? 7 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 5 से आपकी लंबाई, है ना? 5 से आपकी 7 हो गई ना भाई। 5 आपकी पहले लंबाई थी, 2 आपकी लंबाई बढ़ गई, यानी कि 5 से 7 हो गई। आपको क्या ये पता है कि आपकी चौड़ाई कितनी वृद्धि हो रही है? नहीं पता। कि आपकी चौड़ाई में कितनी वृद्धि हो रही है? नहीं पता। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूँ एक्स से वाई? मुझे नहीं पता ना, तो क्या मैं कह सकता हूँ एक्स से वाई हो गया? चलिए, अब आपका जो एरिया है वो कितना इंक्रीज हो गया? एरिया आपका 80% बढ़ गया। 80% कितना होता है? 4/5 होता है। यानी कि 5 से आपका एरिया 9 हो जाएगा। मैंने आपको ये सक्सेसिव केस में बताया था। अकॉर्डिंग टू द सक्सेसिव केस आप क्या कर सकते हैं? आप वर्टिकली काट सकते हैं लाइन के नीचे। तो मैंने देखा ये तो कट गया, यहाँ तो आ गया 1, और ये कटेगा नहीं, तो यानी कि 9/7। तो 7 इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, यानी कि एक्स और वाई का रेशो कितना आ जाएगा? 7:9।
तो यहाँ पर देखिए कितना इंक्रीज हो गया, 2 इंक्रीज हो गया, 7 के रेस्पेक्ट में ही तो हुआ है, इंटू 100, यानी कि आपका जो आंसर आ गया वो आ गया 28.56। ये जो रेशो आया है 7-9, ये किसका रेशो है बताओ? एक जो ये रेशो है ये किसका रेशो है? ये हमारी विड्थ का रेशो है, चौड़ाई का रेशो है, चौड़ाई का। बस खत्म बात। ठीक है, नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करेंगे सभी स्टूडेंट। अब आपको मैं एक चीज बोलना चाहता हूं, सभी स्टूडेंट को मैं एक चीज बोलना चाहता हूं कि अगर मुझे आपके सामने कोई भी चीज बोलनी पड़े, अगर मान के चलो अगर मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो एरिया में कितने पैरामीटर होते हैं? अगर मैं एरिया की बात करूं तो इसमें कितने पैरामीटर होते हैं, यानी कि कितने वेरिएबल होते हैं? अगर एरिया की बात करूं तो हमारे 2 वेरिएबल चेंज होंगे। कितने वेरिएबल चेंज होंगे? 2 वेरिएबल चेंज होंगे। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं तो मेरे कितने पैरामीटर चेंज होंगे? कितने पैरामीटर चेंज होंगे? मेरे 3 पैरामीटर चेंज होंगे, ये निश्चित है। यानी कि क्योंकि हम जानते हैं वॉल्यूम क्या होता है, यूनिट क्यूब होता है, यूनिट क्यूब होता है, और एरिया क्या होता है, यूनिट स्क्वायर होता है। तो एरिया और वॉल्यूम का बस यही डिफरेंस है, आपके लिए दिमाग में होना चाहिए। अब जैसे कि मैंने ये क्वेश्चन आपके सामने रख दिया, इस क्वेश्चन को जब मैंने देखा और आपने देखा, तो आप लोग मुझे बताइए कि यहाँ पर कौन सा एरिया है, कौन सा है, शंकु है ना? तो शंकु का क्षेत्र वॉल्यूम क्या होता है? शंकु का जो वॉल्यूम होता है वो प्रोपोर्शन होता है आर स्क्वायर एच के। हाँ या ना? आर स्क्वायर एच के होता है ना? आर स्क्वायर एच के होता है। यानी कि जो आपके कॉन का जो वॉल्यूम है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द आर स्क्वायर एच। यहाँ पर आर कितनी बार चेंज हो रहा है? आर कितनी बार चेंज हो रहा है? हम ये बोल सकते हैं सर, यहाँ पर जो आर है वो 2 बार चेंज हो रहा है। ठीक है, तो आर में कितनी इंक्रीमेंट आ रहा है? 60% का। तो 60% क्या होता है? हम डायरेक्टली करना सीखेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा सर। 5 से 8 और 5 से 8, 60% है ना? तो 5 से 3 बढ़ गया यानी कि 8 हो गया, 5 से 3 बढ़ गया यानी कि 8 हो गया। ये 2 बार इसलिए लिखा गया है क्योंकि आर की जो बात है, आर के जो पैरामीटर है वो 2 बार आ रहे हैं। हाइट के लिए क्या लिखेंगे? 25% की वृद्धि हो गई, यानी कि 4 से आपका कितना हो गया? 5 हो गया। सबको समझ में आया? यानी कि ये आर के लिए, ये आर के लिए, ये एच के लिए, यही वॉल्यूम को दर्शा रहा है। अब आप लोग मुझे बताइए, क्या मैं यहाँ पर काट सकता हूँ? बिल्कुल। अगर लाइन के ऊपर चीज होती है तो मैं क्रॉस काटूंगा। अगर लाइन ये भी कट जाएगा, देखो 4 दूनी 8, तो कितना आया? 8 दूनी 16, तो यहाँ आ गया 16, यहाँ आ गया 5, यानी कि वॉल्यूम पहले 5 था, अब 16 हो गया। कितने का इंक्रीमेंट हुआ? 11 का। किसके रेस्पेक्ट में हुआ? 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 220% का इंक्रीमेंट हो गया। क्लियर हो गया मेरे दोस्तों को? सबको समझ में आया? एक एक कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है? दैट इज कॉल्ड सक्सेसिव केस। ये सक्सेसिव केस है। आपको मैं यही बता देना चाहता हूं कि आप अगर इस वाले फॉर्मूला से करते हैं तो हो सकता है कि अच्छी परसेंटेज का आंसर जल्दी आ जाए, लेकिन अगर बुरी परसेंटेज आ गई तो दिक्कत हो जाती है। ठीक है, क्लियर है? तो समझ में आ रहा है कि यहाँ पर ये फॉर्मूला तो किसके लिए लगता है? ये केवल अच्छी परसेंटेज के लिए लगता है। अच्छी परसेंटेज का मतलब 10%, 20%, 30%, इनके लिए। यानी कि अगर मान के चलो 57 1/7 आ जाए तो हम कुछ भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए बोलता हूं कि हमेशा इस मेथड से चलना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, जरा इस क्वेश्चन को देखिएगा। ठीक है, एक निश्चित वस्तु 20% बढ़ जाती है, यानी कि उसकी प्राइस, मैंने कल बताया था कि आपका जो प्राइस है, प्राइस कितना इंक्रीज हो गया? आपका जो प्राइस है वो कितना इंक्रीज हो गया? 20%। 20%, इसका मतलब 5 से 6 हो गया। ठीक है, अब ग्राहक क्या करता है? उस वस्तु पर अपना व्यय समान रखता है। तो क्या मैं ये कह सकता हूं कि क्वेश्चन में मुझे मेंशन किया गया है कि एक्सपेंडिचर मेरा कांस्टेंट है? तो कल मैंने आपको एक चीज बताई थी कि अगर एक्सपेंडिचर कांस्टेंट होता है तो प्राइस का रेशो ये है, तो कंजम्पशन का रेशो क्या होगा, यानी कि खपत का रेशो क्या होगा? तो कंजम्पशन का रेशो उल्टा हो जाता है, 6 से 5 हो जाता है। ठीक है, अब ये बोला गया है कि उस वस्तु की खपत में कितनी कमी आई, तो अब हमें किसके रेशो से मतलब है? केवल कंजम्पशन के रेशो से मतलब है। कंजम्पशन कितना कम हो गया? 1 कम हो गया। किसके रेस्पेक्ट में हो गया? 6 के रेस्पेक्ट में हो गया, इंटू 100। बस आपको कंसेप्चुअल चलना है और आंसर देना है, यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा 16 2/3% आपका आ जाएगा। सर 5 और 6 कहां से आया? आकांक्षा गुप्ता, आप शुरू से पढ़ रही हो ना, आपने पहली क्लास भी देखी है ना, तो आपका दिमाग काम क्यों नहीं कर रहा है? मैं कह रहा हूं कि 20% को हम लिखते हैं 1/5। 20% की वृद्धि मतलब 5 में 1 की इंक्रीमेंट। तो 5 में अगर 1 आग बढ़ाओगे तो 5 से 6 ही तो होगा, है ना? तो सबसे पहले मैंने कहा था कि आप अपने प्रीवियस लेक्चर्स को बार बार देखकर स्ट्रॉन्ग बनाओ, क्योंकि अगर आप प्रीवियस लेक्चर को अगर देखकर इन चीजों को स्ट्रॉन्ग बना लोगे ना, तो आपको आने वाले समय में मैं ये चीजें ऐसे करवाऊंगा। इसलिए थोड़ा सा एफर्ट डालो, क्योंकि शुरू में जो अगर आप एफर्ट डालोगे वो आपके अंत तक काम आएगा।
ठीक है, तो बेसिक को क्लियर करके रखो, कॉन्सेप्ट बिल्कुल वही रहने वाला है जो स्टार्टिंग में बताया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो अब ये क्वेश्चन आपका आ गया, हमने जो लास्ट टाइप पढ़ा था ना, लास्ट टाइप ऑफ द डे, लास्ट टाइप हमने जो दिन में पढ़ा था कल, उसका है ये क्वेश्चन। अब आराम से समझाऊंगा, सब लोग चुपचाप देखते रहना। और एक क्वेश्चन से, इस एक क्वेश्चन से हम 4 टाइप के क्वेश्चन को कवर करने वाले हैं, तो हर एक चीज को समझते रहना। ठीक है, चलिए तो देखो क्या हुआ है। हाँ, ठीक है ना। देखो दोस्तों, सिंपल सा एक लॉजिक है। चीनी की कीमत में 20% की कमी हो गई, तो सभी मेरे नए और पुराने स्टूडेंट ये बताएं कि 20% की कमी होने का क्या मतलब है, प्राइस को किस अनुपात में लिखूंगा। क्योंकि मैं रेशो की बात करता हूं हमेशा, तो क्या मैं ये कह दूं 5 से 4 हो गया प्राइस। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपका प्राइस कम हो गया, कम हो गया ना। ठीक है, एक व्यक्ति 36 रुपए में 500 ग्राम चीनी अधिक खरीद लाता है, 36 रुपए में। यानी कि आपको एक चीज समझ में आ रही है कि मतलब वो पहले भी 36 रुपए ही लेके जाता था, और वो पहले पहले भी वो 36 रुपए लेके जाता था, और आज भी वो 36 ही लेके जाता है। तभी तो उसने कंपेयर किया कि जैसे ही प्राइस कम हो गई, वह ज्यादा सामान लेके आने लग गया। समझ में आ रहा है? लॉजिक को समझो, क्वेश्चन के लॉजिक को समझो। क्वेश्चन यही तो कह रहा है कि जैसे ही प्राइस कम हो गई, मैं उसी 36 रुपए में, पहले वाले 36 रुपए में अब 500 ग्राम ज्यादा लेकर आ रहा हूं। समझ में आ रहा है ना? ये फर्क कहां पड़ा कि सर एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है, इसका मतलब यानी कि जो आपकी चीजें हैं वो रिजल्ट पर आएंगी। अब जब एक्सपेंडिचर कांस्टेंट हो जाता है, तो क्या मैं कंजम्पशन का रेशो निकाल सकता हूं? हाँ या ना बोलो। यानी कि मैं साफ साफ बोल दूंगा कि मेरी प्राइस अगर 5 से 4 हो गई, तो कंजम्पशन मेरा 4 से 5 होगा। अब कहने का मतलब तो यही है ना कि ओरिजिनल प्राइस 5 थी और बाद में 4 हो गई, ओरिजिनल कंजम्पशन 4 था और बाद में 5 हो गया। ये कहने का बात है, और कहनी पड़ेगी आपको ये बात, क्योंकि आपको मैं समझा रहा हूं। मैं अगर आपसे इसके बारे में पूछूं, ये 5 क्या है, 5 क्या है? ओरिजिनल प्राइस या फिर इनिशियल प्राइस। एक एक चीज को नोट करके रखते रहो, ये ओरिजिनल प्राइस है या फिर इनिशियल प्राइस भी इसको कहा जाता है। 4 क्या है? फाइनल प्राइस, यानी कि कम के बाद, वृद्धि के बाद फाइनल प्राइस, या फिर आपका क्या कहते हैं, कमी के बाद, वृद्धि के बाद, यानी कि डिक्रीज, डिक्रीज प्राइस, है ना, कमी हो गई ना, डिक्रीजिंग प्राइस। ठीक है, और ये 4 क्या है यहाँ पर? इनिशियल कंजम्पशन। ये 4 क्या है? इनिशियल कंजम्पशन। और ये क्या है? इंक्रीजिंग कंजम्पशन। तो हर एक चीज मैं इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा आपसे, हर एक पॉइंट पे क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, चलो अब मैं यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। अब मैं आगे चलता हूं अगले कॉन्सेप्ट की तरफ। जब खर्चा कांस्टेंट है, और खर्चा था कितना? खर्चा तो कांस्टेंट था, लेकिन था कितना? सर 36 रुपए था। ठीक है, तो मुझे पैसे से कोई मतलब नहीं है, मुझे मतलब है कि मेरी जो कंजम्पशन बढ़ गया है, वो एक रेशो बढ़ा है ना, वो एक रेशो किसके बराबर है? तो क्या मैं ये कह सकता हूं आधा किलोग्राम के बराबर है? एक रेशो मेरा आधा किलोग्राम के बराबर ही तो है। जैसे ही प्राइस आपकी कम हुई, आप आधा किलोग्राम ज्यादा लेके आ गए, यानी कि जो आपका एक रेशो है वो आधा किलोग्राम के बराबर है। तो ये बताइए कि आप पहले कितना किलोग्राम लेकर आ रहे थे? पहले चीनी कितना किलोग्राम लेकर आ रहे थे? 4 रेशो, यानी कि 4 गुणा 1/2, 2 किलोग्राम। पहले आप 2 किलोग्राम लेकर आ रहे थे, और अगर मैं पूछता हूं आपसे अब कितना लेकर आ रहे हो, अब आप 2.5 किलोग्राम लेके आओगे, क्योंकि आपको तो ये पता है आधा 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 किलोग्राम ज्यादा लेके आओगे। चलो ये हो गया। अब ये आपके सामने क्या आ चुका है? इनिशियल कंजम्पशन और इंक्रीजिंग कंजम्पशन। अब मैं आपसे पूछता हूं कि ओरिजिनल प्राइस बता दो, क्योंकि क्वेश्चन में यही तो पूछा गया है, आरंभिक मूल्य क्या है, ओरिजिनल प्राइस क्या है। तो आप मुझे बताओ कि अगर आपको किसी भी चीज की प्राइस निकालनी हो, तो प्राइस कैसे निकालोगे? एक्सपेंडिचर में आप उसके कंजम्पशन का डिवाइड कर दो। तो आप 2 किलो अगर लेकर आ रहे हो, तो चीजें क्या भाव थी? 18 रुपए प्रति किलो थी। मैंने अगर 2 का डिवाइड किया है, इसका मतलब मैंने क्या किया? अगर मैंने 2 का डिवाइड किया है, इसका मतलब मैंने इनिशियल प्राइस निकाली है, मैंने इनिशियल प्राइस निकाली है। अगर मैं पूछना चाहता हूं कि फाइनल प्राइस क्या होगा, तो क्या करेंगे? 36 को आप 2.5 से भाग दे देंगे, 2.5 मतलब 5/2। तो इसका जो आंसर आ जाएगा वो कितना आ जाएगा? 14.4 रुपए पर केजी। तो अब आपको कॉन्सेप्ट समझना है कि पहले 18 रुपए थी, अब 14.4 रह गई। क्यों? क्योंकि प्राइस कम हुई है। बात क्लियर हो गई? अगर अभी भी नहीं हुई, अगला क्वेश्चन आप लोग करोगे, ट्राई करोगे, नहीं आता है फिर मैं बताऊंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलता हूं। अगला क्वेश्चन सेम इसी प्रकार का है। मुझे आपको क्या बताना है? मुझे एक एक चीज बतानी है। पहला क्वेश्चन बताएंगे आप, इनिशियल कंजम्पशन क्या है, पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन,
फाइनल कंजम्पशन क्या है? तीसरा क्वेश्चन, इनिशियल प्राइस क्या है? और चौथा, फाइनल प्राइस क्या है? चलो बताओ। चलिए, हाँ, क्वेश्चन में गड़बड़ी है ना, तो आप इसको इस तरह से कर लीजिए कि 20%, ठीक है, हिंदी में नहीं, हिंदी की करो, इसको कैंसिल करो, है ना, ये पहले भी गलत था और आज भी गलत ही है। ठीक है, इसको आप काट ही दो पूरे को, ठीक है, इसको काट दो, हिंदी वाले से कर लो, ठीक है, डेटा वही है ना। चलो, अब इस क्वेश्चन को देखते हैं, इस क्वेश्चन को देखते हैं कि 20% अगर कमी हो गई, 20% अगर प्राइस रिड्यूस हो गई, तो यहाँ पर देखिएगा, अगर 20% अगर प्राइस रिड्यूस हो गया तो प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा? प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, मैं बोल रहा हूँ ना, उससे देख लो, है ना। प्राइस का रेशो क्या हो जाएगा, मैं जानता हूँ सर, 5 से 4 हो जाएगा। 5 से 4 हो गया। अगर जो प्राइस आपकी कम हो जाएगी ना, तो आप ये बताइए मुझे, जो आपका कंजम्पशन का रेशो है वो कितना हो जाएगा? 4 से 5 हो गया, यही होगा ना, 4 से 5 हो जाएगा। अब आप लोग मुझे बताइए कि आपका एक्सपेंडिचर तो कांस्टेंट है ना, और वो कांस्टेंट एक्सपेंडिचर क्या है? 320 रुपए। अब आप लोग ये बता रहे हो कि सर जैसे ही प्राइस कम हुई, आपका कंजम्पशन बढ़ जाएगा, और जो एक रेशो बढ़ा है वो 5 किलोग्राम के बराबर है। यानी कि आप पहले कितना लेके आ रहे थे? 20 किलोग्राम। और आज कितना लेकर आ रहे हो? 25 किलोग्राम। पहले कितने रुपए में ला रहे थे कि 320 रुपए में अगर 20 किलोग्राम ला रहे थे, तो ये उसकी रेट थी। और आज कितना ला रहे हो? 320 रुपए में 25 किलोग्राम ला रहे हो, ये इसकी रेट है, यानी कि 16 रुपए पर केजी। एक रेट ये हो गई, और ये रेट हो जाएगी 12.8 रुपए पर केजी। तो बस, हर चीज का जवाब आपके पास होगा अगर आप पढ़ते रहेंगे तो। क्लियर है? चलिए, सबको समझ में आ गया? 16 आपका सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, ये तो करिए, आप सभी लोग इस क्वेश्चन को करके बताइए। सभी लोग इस क्वेश्चन को एक बार ट्राई करेंगे, नहीं आएगा तो मैं बताऊंगा। वेरी गुड नीलांजना, बहुत अच्छे। अगर मैं बात करूं आपसे कि सेब की कीमत में अगर 10% की कमी हो गई, यानी कि आपसे सिंपल सा एक लॉजिक पूछूंगा मैं कि 10% की कमी का मतलब 10 से 9 हो गया, यानी कि अगर ये प्राइस है तो कंजम्पशन क्या हो जाएगा? 9 से 10 हो जाएगा ना, 9 से 10। कंजम्पशन अगर आपका 9 से 10 हो गया, तो आप लोग मुझे बताइए कि एक रेशो किसके बराबर होगा? 10 सेब के बराबर होगा। एक रेशो आपका 10 एप्पल। तो आप पहले कितना एप्पल ला रहे थे? 90 एप्पल ला रहे थे। और अब कितने लेके आ रहे हो? 100 एप्पल ला रहे हो। तो पहले का प्राइस कितना था? 54 रुपए में आप 90 एप्पल ला रहे थे, तो एक एप्पल कितने का आएगा? 54 रुपए में अगर 90 एप्पल ला रहे हो, तो एक एप्पल का जो प्राइस है वो कितना आ जाएगा? 0.6 आ जाएगा। ठीक है। और 54 रुपए अगर 100 एप्पल का प्राइस है, जो कि फाइनल प्राइस है, तो एक एप्पल का प्राइस आ जाएगा 0.54 रुपीज। अब आपसे क्या एक एक एप्पल का पूछा है क्या? नहीं, आपसे पूछा गया है, ठीक है ना, 1 दर्जन एप्पल, यानी कि 12 का तो मल्टीप्लाई करना ही पड़ेगा ना। ये तो एक एप्पल का दाम है, अगर 12 का मल्टीप्लाई करोगे, और देखो मैंने इसी में 12 का मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया क्योंकि कमी के कारण, तो कमी के कारण प्राइस तो कमी होगा ना, यानी कि इसका मतलब इस वाले कॉलम की बात कर रहा है, फाइनल की बात कर रहा है, डिक्रीजिंग प्राइस की बात कर रहा है। क्लियर है ना? तो कॉन्सेप्ट हमेशा क्लियर रखना, ये ना हो कि आप सही भी निकाल लो और आपको लास्ट में ये समझ में ना आए कि कौन सा फाइनल प्राइस होता है, कौन सा इनिशियल प्राइस होता है। अब यहां से आप देख सकते हो, यूनिट डिजिट से भी कर सकते हो, और 6.48 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, सबको क्लियर हो गया मेरे प्यारे स्टूडेंट्स को? सबको समझ में आया? क्लियर है? खुशबू कहां पर प्रॉब्लम आ रही है भाई, बताना मुझे। खुशबू कहां पर प्रॉब्लम आ रही है, ये बताओ मुझे। अगर कोई प्रॉब्लम है तो जल्दी से पूछ लो, क्योंकि फिर प्रॉब्लम यहीं की यहीं सॉल्व हो जाएगी। और अगर अभी भी कोई, अगर आप लेट आई हो तो फिर दोबारा देख लेना। ठीक है, बताओ। कहीं भी कोई प्रॉब्लम? सर यहाँ प्रॉब्लम आई, हमें हमें ये समझ में नहीं आया। मल्टीपल से, यानी कि कौन से स्टेप से, बोलो ना कि सर ये 0.54 नहीं आया, या फिर 0.54 में 12 का मल्टीप्लाई क्यों किया? इसलिए किया, मैं आपको बता देता हूं, यहां हमने जो भी प्राइस निकाला है वो एक एप्पल का निकाला है, कि एक एप्पल कितने का पड़ रहा है, क्योंकि 100 एप्पल आप 54 रुपीज में ला रहे हो, तो एक एप्पल कितने में लाओगे? 0.54 में।
अब यहाँ बोला गया है कमी के कारण, यानी कि आपको इस वाली फाइनल प्राइस की बात की गई है। तो फाइनल प्राइस आपकी एक एप्पल की अगर इतनी है तो एक दर्जन में कितने होते हैं, 12 सेब होते हैं ना, तो 12 का गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, 12 का सेब गुणा करना पड़ेगा। सर रिड्यूस प्राइस का मतलब फाइनल प्राइस होगा। हाँ, अगर क्वेश्चन में बोला गया है कि 10% रिड्यूस हुई है प्राइस, समझ रहे हो मेरी बात, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखो आप, क्वेश्चन में बोला गया है ना कि 10% प्राइस रिड्यूस हुई है, तो फाइनल प्राइस तो रिड्यूस प्राइस होगी ना, क्योंकि क्वेश्चन ने बोला है। ठीक है, क्लियर है। चलिए, और देखिए भाई, देखो यहां पर आप ये बताइए कि जो कंजम्पशन बढ़ रहा था भाई, प्राइस कम होगी तो कंजम्पशन बढ़ेगा ना, अंडरस्टूड बात है। अंडरस्टूड बात है कि अगर प्राइस कम हो गया तो कंजम्पशन बढ़ गया ना, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा, और कितना बढ़ेगा, क्वेश्चन में बोला गया है कि जो ये एक रेशो इंक्रीज हुआ है दैट इज इक्वल टू 10 सेब, यानी कि एक रेशो अगर आपका 10 सेब के बराबर है, तो आप पहले कितना सेब ला रहे थे, तो आपको कंजम्पशन ही तो निकालनी है, पहले आप 90 सेब ला रहे थे, बाद में आप 100 सेब लाने लगे, क्योंकि जब कोई चीज सस्ती हो जाएगी तो आप ज्यादा लेकर आओगे ना, अगर आप पैसा बराबर लेकर जा रहे हो तो पैसा तो इक्वल है 54 रुपया। चलिए सर, 10 से 9 का यूज नहीं कर सकते हैं प्राइस में, 10 से 9 का यूज नहीं कर सकते हैं प्राइस में, नहीं, ये बात तो सही है, क्योंकि देखो दोस्तों, हमें हमेशा जो प्राइस है ना, वो प्राइस किस पे डिपेंड करेगा, प्राइस डिपेंड करेगा हमारे एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन पे, क्योंकि जो भी ये क्वेश्चन वेरी हो रहा है, क्वेश्चन वेरी किस पे हो रहा है, क्वेश्चन तो कंजम्पशन पे वेरी वेरी हो रहा है ना, आपको प्राइस में झोल झाल थोड़ी ना बताया है, प्राइस में तो कुछ बोला नहीं, सारा खेल कंजम्पशन पे हो रहा है, यानी कि ये चीज हमें 100% पता है और कंजम्पशन हमें 100% पता है, तो प्राइस भी हम 100% निकाल ही लेंगे। अगर मैं प्राइस में लगाता ना तो गड़बड़ हो जाती, क्योंकि जो रेशो आ रहा है ना, ये एक रेशो तो ये तो कंजम्पशन है ना, ये तो रेशो तो कंजम्पशन का है, तो मैं इसको प्राइस का इक्वल कैसे कर सकता हूँ, प्राइस में मल्टीप्लाई कैसे कर सकता हूँ, नहीं कर सकता। ठीक है, क्लियर है। चलिए, वेरी गुड। सारे टाइप के क्वेश्चन एक एक करके ना, ऐसे पहले तो प्राइस पे निकाला था सर, ऐसे पहले तो प्राइस पे निकाला था, नहीं नहीं, कभी हो ही नहीं सकता ना प्राइस पे, क्योंकि जो रेशो गिवन है वो तो कंजम्पशन का गिवन है, तो पहले हम कंजम्पशन निकालेंगे, फिर हम प्राइस निकालेंगे, और प्राइस को हम इसका यूज ही नहीं करेंगे। ठीक है, इसका यूज ही नहीं करेंगे, क्योंकि हमारा ये रेशो नहीं है इसमें हमारा जो, हमें 100% कंजम्पशन पता है, हमें एक्सपेंडिचर पता है, तो हम निकाल ही लेंगे ना, क्या दिक्कत है। चलिए, अब इस क्वेश्चन को देखो, अब सब लोग इस क्वेश्चन को बनाओ। 7 इसका सही आंसर है, नो प्रॉब्लम। देखो कंसेप्ट को रटना नहीं है, कंसेप्ट सिंपल है, देखो कंसेप्ट कैसे करना है, देखो अब 21% की कमी हो गई, अब आपको पता है कि मुझे तो नहीं पता 21% किसको कहते हैं, तो नहीं पता तो क्या हो गया, आप 100 मान लो, 100 से आपका 21% कम हो जाएगा, तो क्या मैं ये कह सकता हूँ 79 हो गया, 100 से आपका 21% कम हो गया तो 79 हो गया, सिंपल सा लॉजिक है। ठीक है, चलिए, तो ये आपका प्राइस हो गया जो कि कम हो गया है, तो आपका कंजम्पशन का रेशो क्या हो जाएगा, कंजम्पशन का रेशो हो जाएगा 79 से 100, कितना हो जाएगा, 79 से 100 हो गया, किसी को कोई दिक्कत यहां तक। अब जो ये इंक्रीमेंट हो रहा है रेशो का, तो 21 रेशो की जो वृद्धि हो रही है वो किसके बराबर है, 3 किलोग्राम के। बोला गया है कि जैसे ही प्राइस कम हुआ, आपका एक्सपेंडिचर कांस्टेंट है जो कि कितना है, 100 रुपए है, तो उस वजह से 21 रेशो का जो अंतर है वो 3 किलोग्राम के बराबर हो गया, तो एक रेशो की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3/21, यानी कि 1/7 किलोग्राम। यहां तक मेरे किसी भी विद्यार्थी को कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ, कोई इशू, यहां तक एक रेशो की वैल्यू आपने निकाल ली। अब आप लोग मुझे बताओ कि आपको इनिशियल प्राइस चाहिए या फाइनल प्राइस चाहिए, बताओ आपका क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है, लास्ट लाइन को पढ़ो, वस्तु का प्रति किलोग्राम घटा हुआ मूल्य, तो फाइनल में तो घटा है, मूल्य तो बाद में ही घटा है, यानी कि मुझे फाइनल चाहिए, फाइनल अगर मुझे चाहिए तो आज मैं आपका डाउट क्लियर करूंगा कि जो ये एक रेशो है ये किसके लिए काम करेगा, मतलब आपके दिमाग में अगर ये डाउट हो कि सर मैं इसका इससे गुणा कर दो आपको प्राइस से तो फाइनल प्राइस आ जाएगी, ऐसा नहीं होगा, क्यों, क्योंकि ये रेशो जो है वो कंजम्पशन से रिलेटेड है, कंजम्पशन से रिलेटेड है ना, तो आपको कंजम्पशन की ही आएगा पहले, यानी कि 100 × 1/7, इतना किलोग्राम आप लेकर आ रहे थे फाइनल में, यानी कि लास्ट में आप इतना किलोग्राम लेकर आ रहे थे, और कितने रुपए में लेकर आ रहे थे, कितने रुपए में लेकर आ रहे थे, तो आपको अगर आप प्राइस निकालना है तो क्या करना पड़ेगा, एक्सपेंडिचर आपका 100 रुपए है, आप इतना किलोग्राम लेकर आ रहे हो तो डिवाइड कर दीजिए, तो 100 से 100 कट गया, यानी कि आपकी प्राइस आ गई 7 रुपए, तो 7 रुपीज आपकी प्राइस आ चुकी है। सर कंजम्पशन कांस्टेंट नहीं होगा तो फिर कैसे करेंगे, जब कंजम्पशन कांस्टेंट नहीं होगा तो सिंपल लॉजिक लगेगा सर, कौन सा लॉजिक लगेगा, प्राइस इनटू कंजम्पशन बराबर एक्सपेंडिचर, बस। जैसे कि अगर मैं आपको एक कोई क्वेश्चन दे दूं, जैसे कि मैं बोल दूं आपसे कि आपका प्राइस 10% बढ़ गया, 10% बढ़ गया, और कंजम्पशन आपका 25% बढ़ गया, तो मुझे बताइए कि आपका कंजम्पशन में क्या आएगा,
कंजम्पशन में क्या मतलब फर्क आएगा। तो ये सक्सेसिव से कर लोगे आप, सक्सेसिव से कर लोगे ना। देखो कैसे, 10 से 11 प्राइस 10 से 11 हो गया, कंजम्पशन का मुझे पता नहीं है, एक्सपेंडिचर का सर आपने बता दिया हमें, ये प्राइस का है, ये प्राइस है, ये एक्सपेंडिचर है, और एक्सपेंडिचर नीचे आता है, कितना हो जाएगा 5 से आपका हो जाएगा, सॉरी 4 से आपका हो जाएगा 5। तो क्या तरीका मैंने बताया था कि जब हम देखते हैं लाइन वाली बात, तो लाइन के नीचे क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है, मल्टीप्लाई क्रॉस मल्टीप्लाई और वर्टिकली डिवाइड, तो एक्स और वाई का रेशो कितना आ जाएगा 44 और 50। तो क्या हो गया, बढ़ गया कितना 6, किसके रेस्पेक्ट में 44 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100। यानी कि आपका जो आंसर आ जाएगा वो ये आ जाएगा कि कंजम्पशन में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। क्लियर है, कंजम्पशन में इतने परसेंट की वृद्धि हो गई। अब हो गई तो हो गई, अब क्या कर सकते हैं। ठीक है, चलिए लास्ट वाली लाइन समझ में नहीं आई। देखो दोस्तों, आप मुझे बताओ, फाइनल में आप क्या लेकर आ रहे थे, फाइनल में आप कितना कंजम्पशन है आपका, ये बताओ कितना रेशो है। एक रेशो बराबर आपने निकाल लिया 1/7, तो कितना कंजम्पशन है आपका फाइनल, 100 है ना, तो कितना हो जाएगा 100/7। आपको इससे मतलब है क्या कुछ, मैंने आपसे इनिशियल पूछा ही नहीं, मैंने तो आपसे पूछा है कि मुझे फाइनल प्राइस बताओ, यानी कि मुझे घटने के बाद क्या प्राइस होगी ये बताओ। तो 100/7 किलोग्राम अगर कंजम्पशन है, तो आप एक्सपेंडिचर में अगर कंजम्पशन का भाग दे दोगे तो 7 रुपए आपकी प्राइस आ गई, 100 से 100 कट गया, 79 का कोई रोल ही नहीं है। सर 7 × 79 कब होगा, जब हम इनिशियल प्राइस की बात करते हैं कि मुझे इनिशियल प्राइस निकालो आप, तो करो। तो अब इनिशियल प्राइस निकालोगे तो क्या होगा, ऐसा होगा, देखो यहाँ पर कितना आ जाएगा 79/7, तो आपका क्या आ गया, एक्सपेंडिचर आ गया, सॉरी कंजम्पशन आ गया, कंजम्पशन आ गया ना। एक रेशो बराबर अगर 1/7 है तो 79 रेशो बराबर 79/7 हो गया। तो आपकी प्राइस कितनी हो जाएगी, प्राइस हो जाएगी 100/79 × 7, यानी कि जो आपका प्राइस होगा वो हो जाएगा 700/79। ये आपका इनिशियल प्राइस हो गया, बस खत्म बात। सर प्राइस में 100/100 × 7 क्यों, अरे डिवाइड करो ना, प्राइस क्या होता है। आप अनिर्बान दास गुप्ता, प्राइस क्या होता है, प्राइस इक्वल्स टू क्या होता है बताना मेरे को, एक्सपेंडिचर अपॉन, क्या होता है एक्सपेंडिचर अपॉन कंजम्पशन ही तो होता है, यही तो होता है। तो आपका एक्सपेंडिचर कितना था, 100 रुपए तो था, और आपका कंजम्पशन कितना था 100/7। अब जब नीचे किसी फ्रैक्शन को करते हो तो 100 यहां रह जाता है, 7 ऊपर आ जाता है, तो आ गया 7 रुपए, और ये प्राइस ही तो होगा क्योंकि आपने प्राइस ही तो निकाला है। सर इस क्वेश्चन रिपीट वाली बात नहीं होगा, नहीं होगी क्या, जैसे 79 के रेस्पेक्ट में, वो क्वेश्चन का अलग अलग टाइप है ना दोस्त, ये तो कंजम्पशन और एक्सपेंडिचर पे बेस्ड है, ऐसा कहां बोला गया है कि आप रिपीट करो, कुछ भी बोला गया है ना। फाइनल प्राइस तो 79 है, दुर्गेश फाइनल प्राइस 79 है, ये किसने बोला आपसे, मैंने क्या बोला था कि हम केवल प्राइस को निकालेंगे कब, जब हम एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन का डिवाइड करेंगे, बस। यानी कि इस रेशो का तो कोई मतलब ही नहीं है ऊपर वाले का, ध्यान रखना, ये तो बस किसके लिए है, कंजम्पशन का रेशो निकालने के लिए है। ठीक है, आपको रटना नहीं है, आपको समझना है। सर अगर फाइनल प्राइस चेंज होगा तो उसके ही डिवाइड करेंगे ना कंजम्पशन को, अगर फाइनल प्राइस चेंज होगा, अरे कुछ भी हो हमें कोई मतलब नहीं है, प्राइस तो अपने आप निकलता है, प्राइस तो ऑटोमेटिकली निकलता है। कब निकलता है, जब हम एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन का डिवाइड करते हैं, बात खत्म। यानी कि सब कुछ डिपेंड कर रहा है कंजम्पशन पे, प्राइस तो हम एक्सपेंडिचर में कंजम्पशन का डिवाइड करने पर निकालेंगे। अब इनिशियल निकालेंगे तो क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर में इनिशियल कंजम्पशन का भाग देंगे, और फाइनल निकालेंगे तो एक्सपेंडिचर में फाइनल कंजम्पशन का भाग देंगे, बात खत्म। ठीक है, अगला क्वेश्चन आप करके बताओ, ये तो आसान है, आप कर सकते हो। तो ए बी की आय से 40% कम है, तो 40% होता है 2/5, तो क्या मैं ये कह सकता हूं 5 से आपकी 3 हो जाएगी, ए बी की आय से। अब मुझे बताओ ए कौन है बी कौन है, क्वेश्चन को पढ़कर आप क्या पहचान पाते हो कि ए कौन है बी कौन है। जी हाँ, पहचानेंगे कैसे, सर ए की आय बी से कम है, यानी कि ये बी होगा ये ए होगा, सिंपल सी बात है। तो बी की आय ए से कितना परसेंट ज्यादा है, बी की आय ए से कितना ज्यादा है, 2 ज्यादा है, किससे, ए से, इंटू 100, यानी कि आपका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 66.66%। नेक्स्ट, एक संख्या में 28.56 की वृद्धि की गई, 28.56 कितना होता है, 2/7 होता है, यानी कि 7 से अगर 9 पर आप पहुंच गए तो बोला गया कि दोबारा से 7 पर आना है, तो 9 से अगर दोबारा 7 पर आओगे तो आप 2 का डिक्रीमेंट करोगे, और किससे आ रहे हो, 9 से आ रहे हो, यानी कि इंटू 100 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 22.22%, आपका क्या होगा, कमी हो जाएगा। 16 व्यक्तियों की कुल मासिक आय इतनी है, यानी कि अगर 16 व्यक्तियों की मासिक आय अगर इतनी है तो कुल है ये, तो एक व्यक्ति की कितनी हो जाएगी 80/800/16,
क्या मैं ये कह सकता हूं? आपको सबको समझ में आया कि एक व्यक्ति की तो ये हो जाएगी, और एक ऐसा व्यक्ति है जिसकी औसत आय से 120% है, यानी कि 6/5 का गुणा कर दो, यानी कि जो आपका आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा 6060। क्लियर है? किसी को कोई डाउट कि 6/5 कहां से आया? किसी को कोई भी डाउट कि 6/5 कहां से आया? हाँ, क्या डाउट है? आपसे बोला गया है ना कि यदि 16 व्यक्तियों की मासिक आय आपकी ये है, ठीक है, मासिक आय आपकी ये है, तो एक व्यक्ति की कितनी हो जाएगी? 16 की अगर ये है तो एक की कितनी हो जाएगी? इतनी हो जाएगी ना, 80 800/16। ये तो क्लियर है। ये एक व्यक्ति की हो गई, एक पर्सन की हो जाएगी। भाई अगर मैं कहता हूं कि 5 आदमियों को मैं 10 रुपए देता हूं, तो एक आदमी को कितने रुपए दूंगा? 2 रुपए। तो मैंने एक आदमी का क्या किया? डिवाइड कर दिया 16। ठीक है। अब बोला गया है कि उसमें से एक की आय, औसत आय की 120 है, यानी कि कोई व्यक्ति होगा, उसकी आय जो ये एवरेज एवरेज है ना, एवरेज इनकम, उसका भी 120%। 120% क्या होता है? 6/5 होता है। ये आपको पता होना चाहिए, यानी कि उसकी 6060 हो जाएगी आय। क्लियर है क्या? सर 16 में से एक मिल गया कि नहीं, मतलब चलिए नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन है। अच्छा आप लोग मुझे बताओ, हमेशा मैंने क्या बोला था कि कोई भी चीज 100% होती है ना, हमेशा 100% होती है ना। अगर आपके पास कोई भी चीज 100% है ना, और आपने उसका 20% क्या कर दिया, अगर 20% आपने उसका खर्चा कर दिया, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? आपकी सेविंग 80%। अगर आपने उसका 50% खर्चा कर दिया, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? 50%। आपने 27% अगर खर्चा कर दिया, तो आपकी सेविंग कितनी हो जाएगी? जल्दी से बताओ। 73%। तो ओनली डिपेंड्स ऑन 100%, क्योंकि सेविंग जो होती है और एक्सपेंडिचर जो होता है वो दोनों मिलाकर ही इनकम बनते हैं। ये तो सबको पता है। आपसे बोला गया है कि ए और बी का मासिक वेतन एक साथ इतना है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं ए प्लस बी बराबर आपका कितना है? 40,000 है। अब ए अपने वेतन का 85% खर्चा करता है और बी अपने वेतन का 95% खर्चा करता है, तो बचाएगा कितना? अगर 85% खर्चा करता है तो 15% बचाएगा, और बी 5% बचाएगा, क्योंकि 95% अगर खर्चा करता है तो 5% बचाएगा, और दोनों की बचत समान है, यानी कि उन दोनों की बचत समान है। तो क्या मैं ए और बी की रेशो निकाल सकता हूं? जी बिल्कुल निकाल सकता हूं, 1:3। बस, यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं कि जो 4 रेशो है टोटल, वो 40,000 के बराबर होगा, तो एक रेशो आपका 10,000 के बराबर होगा, यानी कि यहां पर आपका ए की आय जो कितनी हो जाएगी? 10,000, और बी की आय कितनी हो जाएगी? 30,000। सबको क्लियर हो गया? सबको समझ में आ गया? क्लियर है मेरे दोस्तों? वेरी गुड, बहुत अच्छे। नेक्स्ट क्वेश्चन। ये कर सकते हो सब। मुझे नहीं लगता कि अब किसी भी प्यारे स्टूडेंट को कोई दिक्कत आनी चाहिए। ये क्या होता है? 4/9 होता है, यानी कि 9 में 4 की वृद्धि हो गई तो 13 हो गया। अगर ये प्राइस है तो कंजम्पशन कितना हो जाएगा? 13 से 9 हो जाएगा। तो कंजम्पशन को कितना कम करना पड़े? 4। किसके रेस्पेक्ट में? 13 के रेस्पेक्ट में। तभी तो हमारा खर्चा कांस्टेंट रह सकता है। तो आप मुझे बताओ, 1/13 क्या होता है? 1/13 7.7, और उसका 4 गुना करोगे तो लगभग 28 के ज्यादा, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 30 10/13। मैंने ये क्यों नहीं दिया आंसर? क्योंकि इसके पैर तो 11 हैं, इसके पैर तो 11 हैं सर। और अगर आपको बिल्कुल ही संतुष्टि नहीं मिल रही है तो आप डिवाइड करके देख लो, ज्यादा मिल जाएगी। तो 13 देखिए, 13 तिया 39, 390 बचे 10/13, मतलब 30 10/13। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कैसे करोगे बताओ? त्रिभुज की ऊंचाई इतनी बढ़ गई और आधार इतना बढ़ गया, यानी कि 3/8 होता है ये, और ये कितना होता है? बोलो कितना होता है? 5/11। तो 8 से कितना हो गया? 11 हो गया, और 11 से कितना हो जाएगा? 16 हो जाएगा। तो एरिया क्या होता है? एरिया भाई हाइट और बेस पर ही तो डिपेंड करता है। तो मैं जानता हूं 8 से ये कट जाएगा 2 बार। ऐसा क्यों हो गया? ऐसा इसलिए हो गया सर, क्योंकि हमारा क्रॉस में कटता है, और यहाँ पर 11 से 11 कट गया, यानी कि 1 से 2 आपका फाइनल एरिया बढ़ जाएगा, यानी कि 100% आपका आंसर आ जाएगा, क्योंकि एक बढ़ गया एक के रेस्पेक्ट में, यानी कि 100% आपका एरिया बढ़ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन करिएगा सब लोग। अगर त्रिभुज का आधार इतना बढ़ जाए, ये कितना होता है? 2/3, यानी कि 3 से 5 हो गया। ये आपका त्रिभुज का बेस है। तो ज्ञात कीजिए कि त्रिभुज की ऊंचाई में कितने % की कमी की जाए जिससे कि क्षेत्रफल कांस्टेंट रहे। तो मैंने वही वाली बात की थी ना कि अगर ये बेस है तो हाइट का रेशो क्या हो जाएगा? इनवर्स हो जाएगा। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि एरिया कांस्टेंट है ना। बात समझ में आ गई? इनवर्स हो जाएगा ना, एरिया कांस्टेंट है तो हाइट को कितनी कम करेंगे? 2। किसके रेस्पेक्ट में करेंगे? 5 के रेस्पेक्ट में, इंटू 100, यानी कि आपका आंसर आ गया 40%। क्लियर है? सबको समझ में आया? हाँ सर, सम की नंबरिंग क्यों होगा तो अच्छा होगा?
अच्छा नंबर कर दें तो क्या, अभी जो है वो देख लीजिए, मैं करवा दूंगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखो, आयत की लंबाई, मैं आपको है ना 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस के भी देने वाला हूं। जब मैं परसेंटेज आपको पढ़ा दूंगा तो 150 क्वेश्चन में आपको कम से कम प्रैक्टिस के दूंगा, वो भी हार्ड लेवल के, है ना। तो उससे क्या होगा कि मतलब टॉप क्लास प्रैक्टिस हो जाएगी। अभी पहले बेसिक सीख लो आप, इसी वजह से मैं अभी थोड़ा बेसिक सिखाता हूँ आपको। जब से आपका बेसिक स्ट्रांग होने लगेगा ना, तो आप उन क्वेश्चन को इजीली बना लोगे, ठीक है। चलिए चलिए तो आगे देखते हैं। आयत की लंबाई में 25% की कमी और चौड़ाई में 50% की वृद्धि की गई। तो लंबाई 25% की कमी यानी कि 4 से 3, और चौड़ाई में 50% की वृद्धि यानी कि 2 से 3। तो एरिया क्या हो जाएगा, 8 से 9। सेम क्वेश्चन था जो पहला किया था, वही है ना 12.5। इस क्वेश्चन को भी कर सकते हो आसानी से, अब तो कर ही लोगे, है ना। ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, सेम ही क्वेश्चन है। हाँ ये क्वेश्चन भी हो जाएगा, ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया। हाँ ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो कि मारुति कार की कीमत 30% बढ़ी जबकि कार की बिक्री 20% कम हो गई, तो उसका कुल राजस्व में क्या परिवर्तन आया। तो दोस्तों देखो सिंपल सी बात है, मैंने क्या कहा था, ये भी तो एक सक्सेसिव केस है, अगर दिमाग लगाया जाए, ये भी तो एक सक्सेसिव केस है ना, है ना। बिल्कुल सिंपल सी बात है सर, कि अगर आपकी कोई प्राइस को, अगर आप उसकी क्वांटिटी से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वो क्या आता है, क्या आता है, रेवेन्यू आता है, यानी कि जो भी अपना रेवेन्यू कलेक्ट हुआ है। सेम कॉन्सेप्ट है अभी, तो यहाँ पर भी सेम कॉन्सेप्ट है कि अगर 30% बढ़ गई, तो 30% इंक्रीज होने का मतलब 10 से 13, बिक्री 20% कम हो गई यानी कि 5 से आपकी 4। तो आपका पहले कलेक्शन कितना हो रहा था 50, अब कितना हो रहा है 52, यानी कि कलेक्शन में कितना वृद्धि हो गया, 2 का, किसके रेस्पेक्ट में, 50 के रेस्पेक्ट में, इनटू 100, यानी कि आपका आंसर आ जाएगा 4%, वो भी प्लस में, यानी कि प्लस का 4% विल बी योर राइट आंसर। तो यहां तक थी आपकी सारी चीजें। और सर थोड़ा स्लो जाइए प्लीज। सिद्धार्थ घोष, अगर आप स्टार्टिंग से देख रहे हो क्या मेरे भाई सिद्धार्थ, अगर आप शुरू से देख रहे हो तो आपको मजा आ रहा होगा, अगर आपने डे 1 नहीं देखा है तो आपको मजा नहीं आ रहा होगा। और इससे स्लो, ये बहुत स्लो ही है यार, है ना। हाँ चलिए ठीक है। तो होमवर्क था वैसे भी ये, और आराम से कर सकते हो, इतना भी स्लो क्या, नींद आ गई तो फिर तुम्हें, है ना। चलिए तो चलते हैं। अब मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ कॉन्सेप्ट, अब मैं बात करने वाला हूँ कॉन्सेप्ट की। तो बात करता हूँ कॉन्सेप्ट के बारे में, ठीक है। तो हम पहले कुछ प्रैक्टिस करते हैं, फिर कुछ कॉन्सेप्ट सीखते हैं आज परसेंटेज के। तो कुछ नए कॉन्सेप्ट मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। कुछ नए कॉन्सेप्ट मैं आपको आज बताने वाला हूँ, तो आराम से उन कॉन्सेप्ट को सीखेंगे आज। कॉन्सेप्ट किस पर बेस्ड है, टैक्स पर बेस्ड है। टैक्स समझते हो, टैक्स यानी कि जो भी आप टैक्स पे करते हो उस पर बेस्ड कॉन्सेप्ट है, ठीक है। जिसको बोलते हैं कर, हिंदी में बोलते हैं कर, ठीक है। ये हो गया कर। अच्छा मैं आपसे बोल देता हूं कि किसी भी कोई भी मतलब इनकम टैक्स है, ठीक है। इनकम टैक्स मैंने बोला आपको, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स, इनकम टैक्स 19% मान के चलिए मैंने बढ़ा दिया। इनकम टैक्स मैंने क्या कर दिया, 19% मैंने बढ़ा दिया, जिससे मेरी टोटल इनकम थी ना, जिससे मेरी टोटल इनकम में क्या हो गया, 6% का कमी आ गई। यानी कि जैसे ही मैंने इनकम टैक्स को बढ़ाया, वैसे ही मेरी टोटल इनकम 6% कम हो गई। ये तो आपको पता ही है, जैसे ही मैं इनकम टैक्स बढ़ाऊंगा मेरी टोटल इनकम तो कम होगी ही ना, इम्पैक्ट तो बराबर ही पड़ने वाला है। चलिए तो आपसे बोला गया है, तो मुझे बताइए कि आप इनकम टैक्स की रेट क्या है, इनकम टैक्स रेट यानी कि किस दर पर आपसे ब्याज लिया जा रहा है। चलिए तो इसके कॉन्सेप्ट को समझेंगे, उसके बाद ही जवाब देना आप लोग, बिना कॉन्सेप्ट समझे कोई जवाब मत देना। चलिए तो मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जो भी आपकी टोटल इनकम होती है, टोटल इनकम वो किसके बराबर होती है, टोटल इनकम जो होती है ना आपकी, वो आपके इनकम टैक्स प्लस आपकी शुद्ध, शुद्ध इनकम के बराबर होती है। शुद्ध इनकम को क्या बोलते हैं, शुद्ध इनकम को क्या बोलते हैं, हम्म, नेट, है ना, नेट इनकम, जो भी हमारे इन हैंड आ रहा है, यानी कि जो भी कैश आ रहा है वो इन हैंड। तो जो हमारी टोटल इनकम होगी, जो हमसे बोला जाएगा कि भाई हम आपको आपको टोटल इनकम दे रहे हैं, तो टोटल इनकम, जो इनकम पूरी नहीं होती, आपको उसमें से टैक्स भी तो देना पड़ता है। अब जो टैक्स देने के बाद आपके पास आता है वो शुद्ध शुद्ध इनकम होती है, यानी कि नेट इनकम आपकी होती है। यानी कि क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि जो आपका टैक्स रेट है, जो आपका टैक्स है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपकी नेट इनकम के। जो आपका टैक्स है वो नेट इनकम के, नेट इनकम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये तो कंफर्म बात, इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। यानी कि जैसे ही आपका टैक्स बढ़ेगा आपकी नेट इनकम कम हो जाएगी, ये तो कंफर्म बात है, मैंने अभी बताया था।
हाँ इनवर्सली होता है ना, 1 अपॉन इनकम, 1 अपॉन नेट इनकम, 1 अपॉन नेट इनकम। ठीक है, तो क्या मैं ये कह सकता हूं आप लोगों से कि जो टैक्स में 19% की वृद्धि हुई है वो बराबर होगी नेट इनकम में, नेट इनकम में 6% की कमी के? हाँ या ना बोल दो बस, क्योंकि मैंने इनवर्सली है, क्योंकि ये वृद्धि है तो ये कमी है, और दोनों ही एक दूसरे से रिलेटेड हैं। अगर टैक्स में वृद्धि होगी तो इनकम कम हो जाएगी, तो कैन वी कैलकुलेट, क्या हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो जाएगा? टैक्स अपॉन नेट इनकम कितना हो जाएगा बताओ जल्दी से। तो 6/19 हो गया। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब होता है व्युत्क्रमानुपाती, यानी कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल नहीं है, इनवर्सली है, यानी कि वो बढ़ रहा है तो दूसरा घटेगा, और ये घटेगा भी तो सही ना। ठीक है, चलिए। हाँ, तो गौरव कह रहे हैं सर नेगेटिव होगा। गौरव नेगेटिव नहीं होगा, क्यों नहीं होगा बताऊं? इसलिए नहीं होगा क्योंकि इंक्रीज और डिक्रीज बोल दिया ना। बैलेंस कैसे कर रहा हूं मैं यही तो कह के कर रहा हूं कि टैक्स जैसे ही बढ़ा इनकम कम हो गई, यानी कि जो मैंने बराबर किया है ना वो लैंग्वेज में डिक्रीज और इंक्रीज है, तभी तो बराबर होगा। ठीक है, तो माइनस नहीं आएगा। ठीक है ना, चलिए, है ना, तो यहां तक क्लियर है आपको? तो ये आपका आ गया टैक्स अपॉन इनकम। और तो इनकम टैक्स रेट क्या होती है? तो इनकम टैक्स रेट का एक फॉर्मूला होता है, इनकम टैक्स रेट का एक फॉर्मूला होता है, वो होता है आपका क्या? टैक्स अपॉन टोटल इनकम, टैक्स अपॉन टोटल इनकम इनटू 100। ये आपका इनकम टैक्स का फॉर्मूला होता है। आप मुझे इनकम टैक्स रेट निकाल के बता दें, इनकम टैक्स रेट निकाल के बता दें, तो क्या मैं कह सकता हूँ टैक्स तो 6 रेशो है और टोटल इनकम हो जाएगी 25 रेशो इंटू 100, यानी कि यहाँ पर मेरा जो इनकम टैक्स रेट आ गया दैट इज इक्वल टू 24%। सर 6/19 कैसे हुआ बता दीजिए? इतनी देर से यही तो बता रहा हूँ। जब टैक्स का 19% आपके नेट इनकम का 6% के बराबर है तो टैक्स अपॉन नेट इनकम 6/19 नहीं होगा क्या? परसेंटेज से परसेंटेज कट गया। कैसी बात है मतलब ये? अगर मैं इसको x मान लूं और इसको मैं y मान लूं तो क्या मैं ये नहीं कह सकता कि इतना भी मुझे हक नहीं है क्या x अपॉन वाई 6/19 होगा? ये वही तो लिखा है। और भाषा क्या है कि जैसे ही टैक्स बढ़ेगा वो कम हो जाएगा। सर टोटल इनकम 25 कैसे? मेघा, मैंने ये चीज यहाँ लिखी हुई है, आप ध्यान से देखो, तो ध्यान से देखो कि जो टोटल इनकम होती है वो टैक्स प्लस शुद्ध इनकम जो कि 19 है, 19 है, उसके बराबर होती है, यानी कि टोटल इनकम आपकी 25 रेशो हो जाएगी। इस पे क्वेश्चन दूं आपको मैं? इस पे क्वेश्चन दूं एक, करोगे? चलो एक क्वेश्चन लो, चुपचाप करना, बिना रटे, रटना नहीं है, बस कॉन्सेप्ट को समझना है और वही कॉन्सेप्ट पे क्वेश्चन करना है। जैसे कि मैं अगर आपसे कह दूं कि आपका जो इनकम टैक्स है, जो इनकम टैक्स है 17% क्या हो गया, बढ़ गया मान लो, तो उससे क्या हो गया, आपकी नेट इनकम है ना, नेट इनकम जो कि शुद्ध आय है वो 3% कम हो जाती है। यानी कि अगर मैं बोलूं शुद्ध आय वो 3% कम हो जाती है, और इनकम टैक्स आप जानते ही हो। ठीक है, तो मुझे बताइए इनकम टैक्स रेट। बिल्कुल सही जवाब आ गया। तो जो लोग दिमाग लगाएंगे वो तो निकालेंगे, देखो। और पता नहीं अभी भी कुछ लोग सोते रहते हैं, तो ऐसे नहीं चलता ना काम। अगर आपको सीखना है तो मैं मेहनत करूंगा तो आपको भी करनी होगी। तो यहाँ पर मैं ये कह सकता हूँ आप लोगों से कि देखो सिंपल सा बात है कि सर टोटल इनकम आपने बताई थी हमें, टोटल इनकम क्या होता है? टोटल इनकम हो जाएगा क्या? टैक्स प्लस नेट इनकम, टैक्स प्लस नेट इनकम। अब मैं ये जानता हूँ टैक्स नेट इनकम के प्रोपोर्शनल होता है ना। तो जैसे ही 17% ऑफ टैक्स को 17% ऑफ टैक्स बढ़ा, वैसे ही मेरी 3% नेट इनकम कम हो गई, तो मैंने इन दोनों को बराबर कर दिया। तो क्या मैं यहाँ से टैक्स अपॉन नेट इनकम का रेशो निकाल सकता हूँ? जी बिल्कुल निकाल सकता हूँ, 3/17 आ गया। तो क्या मैं ये कह सकता हूँ टोटल इनकम मेरी 20 हो गई? तो इनकम टैक्स रेट क्या होता है? टैक्स 3 है, 20 आपका टोटल है, तो यहाँ पर आ गया आपका 15%। समझ में आया? मजा आया? कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? कोई समस्या, कोई दिक्कत है तो मुझे बताओ। तो ऐसे ये क्वेश्चंस होते हैं जिसपे आएंगे तो आप करके आना अब एग्जाम में। ये सारा कॉन्सेप्ट होता है इनकम टैक्स का जो कि आपको परेशान करता है। सर टोटल इनकम में 6% का डिक्रीज होता है तो टोटल टैक्स 6% नहीं है, 6/25 कैसे? दुर्गेश, आपको ना तो टैक्स का पता है ना तो इनकम का पता है, आप बस ये लैंग्वेज को पढ़ सकते हो कि जैसे ही इनकम टैक्स बढ़ गया 17%, वैसे आपकी 3% कम हो गई। तो आपको ये बराबर ही करने पड़ेंगे ना, क्योंकि आपको ना तो नेट इनकम पता है ना टैक्स पता है, तो बैलेंस करने के लिए बराबर करना ही पड़ेगा। रेशो निकालो आप तो काम चलाओ। ठीक है, चलेगा। ठीक है, मेरा मेरा टेलीग्राम का लिंक है मैथ्स बाई साहिल सर, मैथ्स बाई साहिल सर, ये मेरा टेलीग्राम लिंक है। आप वहाँ मुझसे इंटरेक्ट हो सकते हो। ठीक है ना, चलिए। तो यहाँ तक आपको सब चीजें समझ में आ गई होंगी, कोई परेशानी तो नहीं है? हाँ, अगर दोनों में इंक्रीज हो तो हो ही नहीं सकता। जशप्रीत ये बताओ मेरे को भाई,
मतलब ऐसी कौन सी सरकार है जो आपका इनकम टैक्स रेट बढ़ाएगी और आपको पैसा और देगी? मेरे को बताना। मतलब आप ये कहना चाह रहे हो कि दोनों इंक्रीज हो जाएंगी, ऐसे कैसे होगा बताना मेरे को। टैक्स जब आप दे रहे हो तो आपकी इनकम तो कम ही होगी ना भाई। सोचो, टैक्स बढ़ेगा तो पैसा तो आपसे आपके घर से जाएगा ही ना। टैक्स मतलब ये थोड़ी ना सरकार आपको टैक्स दे रही है, ला भाई तुम कमा रहे हो हमसे टैक्स ले लो। ऐसा करेगी सरकार कभी? नहीं करेगी ना दोस्त। तो वो तो इनवर्सली है ही, इसमें तो कोई मतलब तुक ही नहीं है ऐसा कि आप कहीं गलत सोचे, है ना। ये तो आपका रूल है, ये तो मतलब दिमाग से सोचे तो भी हम गलत नहीं सोच सकते इसमें तो। ठीक है, चलिए तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा सारी चीजें। और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं जो मैं आपको रेगुलर बताता रहूंगा। और मिलेंगे आपसे कल। कल हम नए कॉन्सेप्ट पे डिस्कस करेंगे। चलो मैं कॉन्सेप्ट डिस्कस कर ही लेता हूँ ना, कुछ एक दो तीन कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं जिससे कि हम चीजों को और अच्छा कर पाए। ठीक है, चलिए और एक दो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर लेते हैं। हाँ, चलो कल करें। चलो कोई दिक्कत नहीं, कल कर लेते हैं, ठीक है। तो कमीशन वाला मैं अलग से लेके आऊंगा, कमीशन के लिए अलग से लेके आऊंगा आपके लिए ना। कमीशन वाला जो क्वेश्चन होते हैं वो अलग से लेके आऊंगा। कमीशन पता है क्या है? कमीशन आपका सेल पे निकाला जाता है, यानी कि जो भी आपका कमीशन है ना वो आपकी सेल पे डिपेंड करेगा। यानी कि अगर आप कुछ भी चीज बेचते हो तो दुकानदार आपको कमीशन देगा। यानी कि मान के चलो आपको टारगेट दे दिया कि आपने अगर 10,000 रुपए की बिक्री करी तो मैं आपको 5% कमीशन दूंगा। तो वो कमीशन किस पे बेस्ड है? वो सेल पर बेस्ड है। 5% मिल जाएगा, 10,000 की बिक्री करती, यानी कि वो 500 रुपए ले जाएगा। तो ये कमीशन सेल पे बेस्ड होता है हमेशा, तो मैं इसके बारे में बताऊंगा। ठीक है, चलिए तो चलते हैं फिर। थैंक यू सो मच, आप आए क्लास में और आपने थोड़ा सा मेरे साथ हौसला अफजाई की मेरी। और अच्छे से आपने कॉन्सेप्ट भी क्लियर किए होंगे। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ तक आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे सारे। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे आपसे कल और अच्छे से हम क्लियर करेंगे और भी बहुत सारी चीजें। अभी आप जितना आपने पढ़ा है उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए। जितना भी अभी आपने पढ़ा है उनकी आप प्रैक्टिस करते रहिए, कहीं से भी कोई क्वेश्चन मिले तो। और कोई डाउट आए तो आप मुझे डायरेक्टली कहाँ भेज सकते हैं? मेरे टेलीग्राम पर मुझे डायरेक्टली भेजना और कहना सर मैं एसएससी बैच से हूँ। ठीक है, तो मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना, अगर परसेंटेज का ही होगा तो, क्योंकि अगर आप आगे भागेंगे तो फिर मैं आपको रोक नहीं पाऊंगा ना। चलिए तो एडवांस का मैं लाऊंगा, जनवरी में लाऊंगा, एसएससी के लिए लाऊंगा। अभी मेरा 25 तारीख से रेलवे में आ रहा है, उसमें मैं रेलवे की एडवांस में पढ़ाने वाला हूँ। रेलवे की एडवांस में पढ़ाने वाला हूँ। ठीक है ना, तो रेलवे की थोड़ा हल्का रहता है एडवांस में, आपका थोड़ा अच्छा रहता है। ठीक है, तो वो सब चीजें होने वाली है ना। तो आप उस चीज का दिक्कत ना लें, मैं यहाँ भी एडवांस में पढ़ाने वाला हूँ। वो मैं एसएससी लेवल की पढ़ाऊंगा। टेक केयर, मिलते हैं। और हाँ, आप सब लोग 11 बजे वाला सेशन तो देखते हो ना? कितने कितने परसेंट ऐसे स्टूडेंट है जो नहीं देखते हैं? नहीं देखने वाले नो लिखेंगे और देखने वाले यस लिखेंगे। मैं पोल कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं देखने वाले नो, देखने वाले यस। चलो अभी भी मतलब 70% स्टूडेंट ऐसे हैं वो नहीं देखते हैं। तो मैं कहता हूँ कि यूट्यूब पर ये मेरी एक क्लास होती है, इसको आप देख लिया करो, है ना। मतलब 12:30 होती है मतलब, लेकिन ये मैं अच्छे लेवल की क्लास लेके चलता हूँ 11 बजे। आप इसमें आप जाके देख सकते हो। ठीक है, जिनको पता है आप अब जो जो मतलब भाई, जो बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो एजुकेशन को अफोर्ड नहीं कर पाते, उनको भी आप बता सकते हो इसको, है ना, इसके बारे में। नहीं, पीवाईबी वाली रेलवे वाले तो सब देखेंगे, लेकिन अगर आपको एसएससी का थोड़ा बहुत कंटेंट चाहिए, अच्छा कंटेंट देखना है, तो आप यूट्यूब को भी प्रेफर कर सकते हो। ठीक है, इंग्लिश रहती है कोई बात नहीं, बाद में देख लिया करो रात को।